सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एजू फॉर टेक। बड़ा खतरनाक मौसम हो रखा है मुरादाबाद में। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मुरादाबाद में मौसम आंधी तूफान बहुत हैवी है, पावर कट भी हो रखा है। तो जब फिलहाल नेट चल रहा है, तो जब तक क्लास हो रही है ना, करते हैं इसको। चलिए, हाँ आंधी तूफान आया हुआ है। प्रवीण सर भी लाइव हैं। प्रवीण सर कह रहे हैं लाइट नहीं है। हाँ प्रवीण सर, लाइट गायब है, लाइट गायब है। चलिए, तो लाइट गायब है इधर भी, और इन्वर्टर जब तक साथ दे। अच्छी बात है कि फिलहाल नेट चल रहा है। ओह, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ही है। पहला सवाल क्या कह रहा है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज द वाटर रिक्वायरमेंट इन किलो लीटर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई। ठीक है, तो जो पेपर इंडस्ट्री है उसमें जो क्वांटिटी है वो वेरी हाई चाहिए होती है। फिर भी अलग अलग इंडस्ट्रीज के आप देख लीजिएगा, इंडस्ट्री यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वाटर रिक्वायरमेंट इन किलो लीटर पर यूनिट। तो पेपर इंडस्ट्री में टन के हिसाब से कैलकुलेशंस होती हैं। 200 से 400 किलो लीटर पानी चाहिए होता है पर यूनिट। स्टील में 200 से 250, शुगर इंडस्ट्री में 1 से 2, फर्टिलाइजर में 80 से 200। लेकिन प्रोडक्शन देख लीजिएगा टन के हिसाब से। ठीक है, तो पेपर, स्टील, शुगर, फर्टिलाइजर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की जल्दी से। और ये ओपन एरिया है ना, धूल मिट्टी आ रही है, ऐसा लग रहा है मास्क लगा के पढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी, तो क्या क्वेश्चन है आपके पास? ये व्हाट इज द फायर डिमांड इन लीटर्स पर हेड फॉर अ सिटी ऑफ 25 lakhs population for moderate fire to last for 3 hours requiring 3 fire streams with discharge of 1100 liter per minute and the provisions for 4 fires at a time। ठीक है भाई, तो सभी का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया, आंसर भी सभी का आ गया है। तो कैसे करेंगे आप इसको? तो डेटा देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए डिस्चार्ज कितना है, 1100 लीटर पर मिनट। अब आग कितने घंटे तक चलनी है? 3 घंटे तक। तो 3 आवर मतलब 3 इंटू 60 मिनट। तो इतना वाटर जो है आपको एक फायर के लिए चाहिए होगा। ठीक है, 1100 लीटर पर मिनट मिल रहा है, तो एक घंटे में कितना चाहिए होगा? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक फायर के लिए 3 आवर का टाइम है, तो ये कितनी फायर लगी है? टोटल 4 फायर्स लगी हुई हैं, 4 फायर्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो 4 से आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। एंड 3 फायर स्टीम, एक 3 यहां पर छुपा हुआ है, 3 फायर स्टीम, तो एक बार 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बल्कि इस 3 से स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करो, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करो 3 से, क्योंकि एक स्ट्रीम से जिन्होंने पहले कर रखा है सवाल वो इसको फटाफट कर देंगे, बाकी को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो एक स्ट्रीम से इतना डिस्चार्ज, 3 स्ट्रीम से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 जगह फायर लगी है, टोटल इतना, तो इतना लीटर पानी आपको चाहिए होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि जो हमें आंसर देना है वो देना है इन लीटर पर हेड, इन लीटर, तो ये टोटल लीटर में आ गया। अब कितनी पॉपुलेशन है? 25 लाख, तो 25 इंटू 10⁵ से इसे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा लीटर पर हेड में, लीटर पर हेड में। ठीक है, ठीक है, तो आ गया सभी का आंसर, समझ में आ गया कैसे करना है आपको? ठीक है, तो जो डेटा है उसको कॉमन सेंस से यूज करना है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा।
वैल्यू आएगी 0.95, वैल्यू आएगी 0.95। अगला सवाल, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Indian standards, the consumption of water per capita per day for nursing homes, boarding schools and hostels etc. तो यार ये भी तो एक तरीके का क्या हो गया, डोमेस्टिक टाइप ही हो गया। तो इसके लिए जो डिमांड होगी वो मिनिमम कितनी रहेगी, 135 लीटर, ठीक है, पर कैपिटा पर डे, 135 एलपीसीडी। सही जवाब है आप सभी का, बिल्कुल सही। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री 340 आ रहा है सभी का आंसर, वेरी गुड। तो वाटर रिक्वायरमेंट पर डे पर बेड इन हॉस्पिटल इज 340 लीटर्स, ठीक है। तो भैया ये टेबल है, ये बना लीजिएगा, काम आएगी आपके। टाइप ऑफ बिल्डिंग, कंजम्पशन पर डे पर लीटर। फैक्ट्रीज वेयर बाथरूम्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड, 45 लीटर पर हेड, ठीक है। फैक्ट्रीज वेयर नो बाथरूम्स आर रिक्वायर्ड, 30 पर हेड। हॉस्पिटल इंक्लूडिंग लॉन्ड्री, नंबर ऑफ बेड्स नॉट एक्सीडिंग 100 देन 340 पर हेड। अगर नंबर ऑफ बेड 100 से ज्यादा नहीं है तो, और नंबर ऑफ बेड अगर 100 से ज्यादा ना 450, तो ये याद रखिएगा डेट ऑफ 340 कब लेना है और 450 कब लेना है। नर्सेज होम्स एंड मेडिकल क्वार्टर्स 135, हॉस्टल्स 135, होटल 180, 180, ठीक है। किचन वर्क बहुत ज्यादा होता है तो 180। ऑफिसेज में 45, रेस्टोरेंट्स में 70 पर सीट, सिनेमा कंसर्ट हॉल्स एंड थिएटर्स 15 पर सीट। स्कूल्स में जो डे स्कूल्स हैं 45 और जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं वहाँ 135, ठीक है। तो ये टेबल आप बना लेंगे, काम किए, आप देख रहे हैं मैंने इसलिए इसमें से 3-4 क्वेश्चन लिए कि कभी इसमें हॉस्टल का पूछ ले रहा है, कभी हॉस्पिटल का पूछ ले रहा है, कभी ऑफिस का पूछ लेगा। तो यहाँ से अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना में सब बढ़ जानी है वाटर डिमांड, ये वाली बात भी सही है। तो हाँ इसको मॉडिफाई कर देना चाहिए अब तो, वाटर डिमांड बढ़ जानी चाहिए। हाथ धोने का ही पानी इतना चाहिए, नहाने से ज्यादा तो हाथ धोने में पानी लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फायर एक्सटिंगाइजर, वाटर टाइप होगा ही, ठीक है। फोम टाइप पता नहीं, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंगाइजर्स ये होते ही हैं, जैसे ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस होती है। अब आपको देखना है नाइट्रोजन एंड फोम, ठीक है। नाइट्रोजन एंड फोम, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको नहीं आता तो नाइट्रोजन पे टिक क्यों करेंगे आप, क्योंकि आपको मालूम है एयर में इतनी नाइट्रोजन है बट तब भी फायर कहीं पर जलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि नाइट्रोजन की हेल्प से आप फायर को एक्सटिंगाइज नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बट स्टिल आप ये पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरह के जो चीजें होती हैं वो नॉर्मली आपको बुक्स में नहीं मिलती हैं, ये सब आपको कोचिंग के मटेरियल्स में भी नहीं मिलेगा, बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको सीखने का तरीका यह है एग्जाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंगाइजर्स आर वाटर टाइप फॉर क्लास ए फायर, AFFF foam type for class A fires, carbon dioxide type class B and electrical fires, ABC powder type for class A, B, C and electrical fires। यानी कि फायर्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। वाटर मिस्ट टाइप फॉर क्लास A, B, C, F and electrical fires, wet chemical type for class A and F, there is no nitrogen type fire extinguisher।
तो ये सब एक फायर इंजीनियरिंग भी होती है, फायर सेफ्टी, ठीक है। नागपुर में कॉलेज है शायद, वहां से होती है, इसकी भी अच्छी खासी डिमांड है बट लोगों को मालूम नहीं होता। तो इसमें भी अगर आप बीटेक करें तो यहाँ पर भी स्कोप है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप क्वेश्चन करें तो कई बार आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगी, तो इनको आप क्या कर सकते हैं, एड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इनको आप एड ऑन कर सकते हैं अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा एक सेकेंड आप वेट कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा कुछ सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा। जरा मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स में नहीं मिल रहे हैं, एक मिनट वेट कर लीजिएगा। क्या सब कुछ ओके है? क्या सब कुछ ओके है उस साइड में? स्ट्रीमिंग ठीक चल रही है? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रही उधर? ठीक है, ना अभी ठीक है। सब ओके है ना? ठीक है, ठीक। तो द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैन बी प्रेजेंटेड बाई, तो लॉजिस्टिक कर्व इसको आप लोग बोलते थे कि इनिशियली पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती थी, फिर लगभग लगभग एक कांस्टेंट रेट से, और फिर क्या होता था, सैचुरेशन की तरफ जाते, तो एस कर्व टाइप आता था, एस कर्व टाइप हमें मिलता था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। हाँ, दिल्ली, एनसीआर, मुरादाबाद, यहाँ पूरे दिल्ली से लेकर यहाँ तक हर जगह यही हाल है। चलिए, विच मेथड इज एक्यूरेट फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर साउंड एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी? रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी के लिए कौन सा मेथड लगाते हैं? रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी के लिए कौन सा मेथड लगाते हैं? तो आपको मालूम है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, क्योंकि ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में क्या होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। यहां पर कौन सा इफेक्ट आता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ठीक है। तो रिजल्ट ज्यादा मिलता है। इसके अंदर भी दो केसेस होते थे कि जब आप ये रेट कैलकुलेट करते थे तो अरिथमेटिक मेथड से भी निकालते थे और ज्योमेट्रिक मीन मेथड से भी, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर भी दो मेथड होते थे, एएम जीएम वाला, आपको शायद याद होगा, क्वेश्चन कराया था इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम में भी यही हाल है, ओके। द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज अराइव्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग कोड। कौन सा कोड यूज करते हैं वाटर डिमांड के लिए? तो बड़ा क्लोज दिया है, 71, 72, 73 और 72 में भी 2 दिए हैं, 63 और 62। तो 62 में चाइना से फाइट हुई थी ना, तो उस दिन कोड बनाने की फुर्सत नहीं थी, अगले साल बनाया था। नाइनटीन 1963। अगला सवाल, अब ये सब आपकी नोटबुक में लिखने वाली चीजें हैं, ये सब नोटबुक में लिखने वाली चीजें हैं। चलिए अगला, लखनऊ में कोरोना की आंधी चल रही है, अच्छा। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पज पर कैपिटा पर मिनट इज टेकन एज। As per Indian standards, the peak discharge for domestic purpose per capita per minute is taken as। अगेन ये भी आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, यहीं से देखना पड़ेगा। ऑल ऑप्शन सही है। 1.8 लीटर्स फॉर 5 to 10 यूजर्स, 1.2 फॉर 15 यूजर, 1.35 फॉर 20। नंबर ऑफ यूजर्स पर डिपेंड करता है पीक डिस्चार्ज, ठीक है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये आपका। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है? व्हाट इज कोइंसिडेंट ड्राफ्ट? व्हाट इज कोइंसिडेंट ड्राफ्ट? तो देखो, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम होता है, यानी कि अगर मेरी कोई पाइपलाइन है तो इसको हम लोग किसके लिए डिजाइन करते हैं? मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए, यानी कि जिस समय हमें मैक्सिमम वाटर चाहिए वो हमें मिल जाए। लेकिन अगर कहीं फायर लगी है तो इस बात के चांसेस कम होंगे कि जिस समय आपको मैक्सिमम आवरली डिमांड है, अगर उसी समय आप फायर डिमांड भी ऐड कर दें इसमें, अगर आप इसमें फायर डिमांड भी ऐड कर दें तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? वेरी हाई। क्या हो जाएगा? वेरी हाई डिस्चार्ज। इसका मतलब अनइकोनॉमिकल। ये सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि फायर डिमांड को क्या है? मैक्सिमम डेली डिमांड में ऐड किया था, यानी कि मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। अब ये भी कोइंसिडेंट है कि जिस दिन आपको मैक्सिमम डिमांड चाहिए, जिस दिन आपको मैक्सिमम वाटर चाहिए, उसी दिन क्या है? फायर डिमांड भी है, ठीक है भाई। तो दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। ठीक है। और डिजाइन किसके लिए करेंगे? जो डिजाइन किसके लिए करेंगे? डिजाइन करेंगे, देखो अगर ये पूछता ना कि सिस्टम को किसके लिए डिजाइन करेंगे, तो सिस्टम को आप डिजाइन करते ग्रेटर ऑफ ए एंड सी के लिए। सिस्टम को आप डिजाइन करेंगे ग्रेटर ऑफ ए एंड सी के लिए, तो आपका आंसर ये होता। बट अगर आपसे पूछता है कि कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या है, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट ये है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बट फिर भी अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दे तो मैं इसको फिर भी कंफर्म कर देता हूं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बताया आपको जो मैंने बताया, ये मैंने कंफर्म कर लिया है। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट यही है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड इज कोइंसिडेंट ड्राफ्ट।
बट जो सिस्टम को डिजाइन करोगे वो क्या करोगे, ए और सी में से जो ज्यादा होगा उसके लिए डिजाइन करेंगे, उसके लिए डिजाइन करेंगे। नहीं ठीक है, फिर भी है ना, अगर डाउट है तो उसे कंफर्म करना सही रहता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें नहीं भी याद रहती हैं कई बार, बट ठीक है अभी कंफर्म कर लेना, बात के लिए नहीं छोड़ रहे। ठीक, तो यहां से ये हो गया, एक सवाल के अंदर दो सवाल हो गए, बहुत बढ़िया किया आपने इस सवाल पूछ लिया। ठीक है, तो यहीं पर अगर होता कि आप सिस्टम को किसके लिए डिजाइन करोगे तो आप क्या करते, ग्रेटर ऑफ ए एंड सी के लिए, बट अगर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट है तो यही है, तो मेरे ख्याल से सही हो गया। और देखो इसीलिए इसको पहले ही क्या लिख दिया था, इंपॉर्टेंट लिख दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक फैक्टर फॉर एस्टिमेटिंग मैक्सिमम आवरली डिमांड रिलेटिव टू मैक्सिमम डेली डिमांड। ठीक है भैया, तो देखिए हम लोग क्या करते थे, एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड में 1.8 से मल्टीप्लाई करते थे तो आपको मिलता था मैक्सिमम डेली, और इस मैक्सिमम डेली में जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते थे तो आपको मिलता था मैक्सिमम आवरली। क्या मिलता था, मैक्सिमम आवरली। और यहां से जब हम लोग यहां पर सीधे जाते थे तो 1.8 इंटू 1.5 बन जाता था 2.7। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है द पीक फैक्टर फॉर एस्टिमेटिंग मैक्सिमम आवरली डिमांड रिलेटिव टू मैक्सिमम डेली। तो मैक्सिमम डेली से यहां तक जा रहे हैं तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर 1.5 है। यह आंसर 2.7 कब होता, जब आप एवरेज डेली के रेस्पेक्ट में बताते तो 2.7 होता। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? तो सारे फैक्टर आपके यहां पर रिवाइज हो गए। अगला सवाल, according to Kuchling's formula the fire demand Q in liters per minute and population P in 1000। तो आंसर सी हो जाएगा, Q बराबर 3182 अंडर रूट पी। पी याद रखना किस में, 1000 में। ठीक है, 50,000 है तो यहां पर इसको 50 लिया जाएगा। अगला सवाल, when was the water prevention and control of pollution act enacted by the Indian parliament। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये 1974 में ये कानून बनाया गया था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा इस बार न्यूमेरिकल आया था। अब देखिए इसके साथ में कुछ और कानून है आपके पास, द वेरियस रेगुलेशंस आर द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 amended in 1987, the environment protection act 1986, the wildlife protection act 1972 and forest act 1927। ठीक है, तो ये कुछ अदर एक्ट्स भी हैं, इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, ये आपके जीएस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर एक बार वाटर का पूछ चुका है तो अगली बार किसी और का भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो इसमें बहुत बच्चों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, कोई बता रहा है 200, कोई बता रहा है 250, कोई बता रहा है 400। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड जो है वो ध्यान से पढ़ने लायक है, वो है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स। जब आपके पास कोई दूसरा सोर्स ना हो, जब आपके पास कोई और विकल्प ना हो, देन यू हैव टू गो फॉर कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन। इन दैट केस आंसर इज 400 mg पर लीटर। ठीक है, अदरवाइज आंसर क्या होता, बी होता। अदरवाइज कितना होता है, 200 mg पर लीटर। एक्सेप्टेबल लिमिट इज 200, कॉज फॉर रिजेक्शन इज 400। तो जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, 400 mg पर लीटर तक जा सकते हैं। बट मैग्नीशियम के साथ कुछ रिएक्शन होती होंगी, तो एक कंडीशन साथ में लगी हुई है। ठीक है, अगला सवाल। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेजर कैटाइंस एंड एनाइन इन मिलीमोल इन अ रिवर वाटर सैंपल आर फॉलोज। सोडियम इतना, मैग्नीशियम इतना, कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोराइड, सल्फेट। भाई सारे छाप दिए भाई साहब ने। कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस, कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस। तो याद रखिएगा, जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ की वजह से होती है, इनकी वजह से। और हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला ये होता है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि कैल्शियम कार्बोनेट का वेट अपॉन 50, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट मास होता है 50, इज इक्वल्स टू वेट ऑफ कैल्शियम 2+, वेट ऑफ कैल्शियम 2+ अपॉन 20 प्लस वेट ऑफ मैग्नीशियम 2+ अपॉन 12। ये फॉर्मूला होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास यहां पर कैल्शियम का और मैग्नीशियम का वेट नहीं है। आपके पास क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के वेट नहीं है, आपके पास है इनके मिलीमोल्स। तो पहले समझिएगा व्हाट इज मोल। मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मिलीमोल क्या हो जाएगा, मिलीमोल हो जाएगा W अपॉन एम इंटू 10⁻⁻3। यही तो हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये W किस में था, ग्राम में था, ये W किस में था, ग्राम में, और M भी किस में होता है, ग्राम में। लेकिन अगर इसको मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या रहेगा, W मिलीग्राम में, W अपॉन एम। तो यानी कि जो वेट निकल कर आएगा वो आएगा मोलर मास इंटू मिलीमोल, मोलर मास इंटू मिलीमोल। ये वेट निकल कर आ जाएगा, ये किस में निकल कर आ जाएगा, वेट। इसीलिए केमिस्ट्री में दिक्कत होगी, इसलिए मैं पूरा केमिस्ट्री का बेसिक आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चाहे और अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं फिर आपको पूरा कंप्लीट बता रहा हूं। व्हाट इज मोल, मोल बड़ा अनमोल। तो मोल बराबर आपको बता दिया, मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां पर याद रखिएगा, ये जो वेट और मोलर मास होते हैं ये दोनों ही किस में होते हैं, ग्राम में होते हैं। व्हाट इज मोलर मास, मोलर मास तो आपको सभी को मालूम होगा कि जो भी मॉलिक्यूल आपके पास है इसके अंदर जितने भी एटम है उनके मास को ऐड कर दीजिए। जैसे पानी का मोलर मास कितना होता है, 2 × 1 + 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 12 और प्लस 16 दूनी 32 बराबर 44 ग्राम। इतना आपको आता है, इतना आपको आता है। तो बेटा मिलीमोल कितना हो जाएगा, ठीक है, मिलीमोल। तो यहां से आ जाएगा W बराबर मोल इंटू मोलर मास, W बराबर मोल इंटू मोलर मास। अमित सिंह बड़े दिनों में दिखाई दिए बालक, सब ठीक है। ठीक है, तो देखो ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ये किस में आएगा, ग्राम में। इस वाली कैलकुलेशन को हटा दो, ये किस में आएगा आपका, ग्राम में। तो अगर यहां पर ये मिलीमोल हो जाता तो मिलीमोल इंटू एम किस में आएगा, मिलीग्राम में आएगा। किस में आएगा, मिलीग्राम में। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको
मैग्नीशियम का मिलीमोल कितना दे रखा है 0.15। तो जो मैग्नीशियम का वेट निकल कर आएगा वो आएगा 0.15 इंटू इसका मोलर मास होता है 24, तो आ गया 0.15 इंटू 24 मिलीग्राम। इसी तरीके से जो वेट ऑफ कैल्शियम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपके पास 0.33 इंटू 40, कैल्शियम का 40 होता है, इंटू 40 मिलीग्राम। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब इन वैल्यूज को आपने उठा के यहां रख देना। तो W/50 बराबर कैल्शियम का वेट कितना है 0.33 इंटू 40, तो 0.33 इंटू 40/20 प्लस मैग्नीशियम का कितना है 0.15 इंटू 24/12। अब यहां से आपको ये दिख रहा होगा कि सर 20 से 40 को डिवाइड करो 2 जाएगा, 12 से इसको डिवाइड करो 2 जाएगा, तो क्यों ना हम पहले ही इतनी कैलकुलेशन करने के बजाय सीधे डबल कर देते। तो ठीक है, वो शॉर्टकट कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, बट यहां से पहले आप W निकाल लो। तो W बराबर हो जाएगा 0.33 प्लस 0.15 इंटू 2 इंटू 100 2 इंटू 50। कैलकुलेशन आपकी बड़ी आसान होगी इससे। क्यों? देखो यहां से 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, ये 50 गुणा में चला जाएगा, 0.33 और 0.15, तो 0.33 एंड 0.15 कितना होगा 0.48, 0.48 इंटू तो कितना रहेगा 48। तो आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए आपके पास 48। आंसर क्या आना चाहिए 48। ठीक है, हाँ भाई साहब हो जाएगा वहां से। यार ये तो मेलोडी खाओ खुद जान जाओ वाले सवाल हैं आपके। आप क्लास करो, नोट्स बनाओ, बाकी क्वेश्चन करो, आपको खुद मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर, इसको करने का शॉर्टकट तरीका कभी दोबारा एग्जाम में आ जाए तो शॉर्टकट तरीका, एक्चुअल में एक होता है इक्विवेलेंट मास, एक होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और बेटा जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वो होते हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, W/E, W/E। तो इसको आप क्या लिख सकते हो W/M/N। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा W/M और इंटू N। नाउ व्हाट इज W/M? इट इज मोल्स, इट इज मोल। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे ये हो जाएंगे मोल इंटू एन फैक्टर। ये बात समझ में आई? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एम, ग्राम इक्विवेलेंट होता है W/E, E को लिख दिया M/N, N ऊपर चला गया, ये बन गया W/M। नाउ व्हाट इज W/M? सर इट इज मोल। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आ गया मोल इंटू एन, मोल इंटू एन आ गया। ठीक है, एन क्या है? एक तरह से वैलेंस या एन फैक्टर। तो इस सवाल में ध्यान दीजिएगा, अगर ये 0.15 था, ठीक है, और ये 0.33 था, तो इसके इक्विवेलेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, केवल 2 से। और ये जो क्वांटिटी लिखी होती है ना, दीज आर बेसिकली इक्विवेलेंट, तो आपको सीधे सीधे वहां से क्या मिल जाते इक्विवेलेंट मिल जाते। ये कैल्शियम के इक्विवेलेंट है और ये मैग्नीशियम के इक्विवेलेंट है। तो इसका डबल करो, इसका डबल करो, आपको इक्विवेलेंट आ गए, और इक्विवेलेंट को क्या कर देंगे 50 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट को क्या कर देंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो वैल्यू लिखी है ना, दिस इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, दिस इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये लिखा है ना ग्राम इक्विवेलेंट, ये जो लिखा है ग्राम इक्विवेलेंट, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट। तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट 20 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो हम जो ये इक्वेशन यूज करते हैं, ये इक्वेशन है क्या? दिस इक्वेशन इज नथिंग बट इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम प्लस इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम। सबके इक्विवेलेंट को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, सबके इक्विवेलेंट को हमने क्या कर दिया है ऐड कर दिया है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन से सीधे सीधे इनको 2 से मल्टीप्लाई करो या इनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्विवेलेंट आगे, और इक्विवेलेंट को इस 50 से मल्टीप्लाई करो, सीधे सीधे आपको W आ जाएगा। ये बात कितनों को समझ में आई? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the total hardness and alkalinity of a sample of water are 300 and 100 mg per liter, जो टोटल हार्डनेस आपके पास है वो है 300 और जो एल्कलिनिटी आपको दे रखी है वो दे रखी है 100 mg पर लीटर, 100 mg पर लीटर। अब आपको मालूम है कि जब टोटल हार्डनेस एल्कलिनिटी से ज्यादा होती है, ठीक है, जब आपके पास टोटल हार्डनेस क्या होती है, एल्कलिनिटी से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो एल्कलिनिटी के बराबर हो जाएगी, यानी कि 100 mg पर लीटर। और जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है वो क्या होगी, बची हुई, तो 300 में से 100 गया 200। तो सवाल में हमसे पूछ रखा है देन, याद रखिएगा जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाता है। सवाल ने पढ़ लिया देन इट्स, अच्छा कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट पहले, नॉन कार्बोनेट बाद में, तो आंसर क्या होगा 100, 200। आंसर क्या होगा 100, 200, 100, 200। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? इसको जरा सा डिस्कस करके देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हुए चलते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, ये कार्बोनेट है CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, CO3 की वजह से हार्डनेस होगी या नहीं होगी? हार्डनेस होगी। इसकी वजह से एल्कलिनिटी होगी क्या? इसकी वजह से एल्कलिनिटी होगी क्या? सर होगी, क्यों? CO3 2 माइनस में अगर मैं वाटर ऐड करता हूं H2O, तो यहां से हमें मिलेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। फॉर एग्जांपल बेसिकली ये आ कहां से रहा है, यार है कैल्शियम से, तो कैल्शियम कार्बोनेट में अगर मैं पानी डालता हूं तो मुझे मिलेगा H2CO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान दीजिएगा ये जो है ये है वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो इनका सोल्यूशन कैसा होगा? एल्केलाइन होगा। इनका सोल्यूशन कैसा होगा? एल्केलाइन होगा। ठीक है, ये आपको याद होगा मैंने केमिस्ट्री की 1-2 क्लासेस ली थी आपके एग्जाम से पहले, SSC JEE के शायद। ठीक है, तो वहां पर ये आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सिखाया था। आपको वहां पर क्या बताया था? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यानी कि कार्बोनेट की वजह से हार्डनेस और एल्कलिनिटी दोनों होंगी। लेकिन सपोज कीजिए आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है, आपके पास क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। अब ये ब्रेक होने पर क्या देगा? कैल्शियम 2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस, तो इसकी वजह से हार्डनेस तो होगी, हार्डनेस होगी। अब देखिए CaCl2 को जब मैं पानी में डालूंगा तो यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस 2HCl। अब देखिए ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इनका सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक या बेसिक? इनका सोल्यूशन होगा न्यूट्रल। इनका सोल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इनका सोल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल, यानी कि
क्लोराइड की वजह से हार्डनेस तो होगी बट एल्कलिनिटी नहीं होगी। तो सपोज करो आपके पास एक सोल्यूशन ऐसा है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी है और कैल्शियम क्लोराइड भी है। ऐसे केस में इसकी वजह से एल्कलिनिटी होगी बट इसकी वजह से एल्कलिनिटी नहीं होगी। इसकी वजह से हार्डनेस होगी और इसकी वजह से भी हार्डनेस भी होगी। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो हार्डनेस क्या आएगी, एल्कलिनिटी से ज्यादा आएगी। हार्डनेस क्या आएगी, एल्कलिनिटी से ज्यादा आएगी। सही है। और आपको मालूम है चाहे आपकी हार्डनेस हो चाहे आपकी एल्कलिनिटी हो, हमने किसकी टर्म में बताना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में। तो इस समय जो भी एल्कलिनिटी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से आ रही है। किसकी वजह से आ रही है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से आ रही है। ठीक है। तो जो कार्बोनेट हार्डनेस होगी वो एल्कलिनिटी के बराबर हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा हार्डनेस होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम ये क्यों यूज करते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि पानी के अंदर जो एल्कलिनिटी होती है वो केवल कार्बोनेट्स की वजह से हो सकती है, क्लोराइड सल्फेट की वजह से। इसी तरह से अगर सल्फेट भी होता ना, सल्फेट कैल्शियम सल्फेट, ये टूट कर देगा कैल्शियम 2 प्लस प्लस सल्फेट SO4 2 माइनस, तो इसकी वजह से हार्डनेस होगी। अच्छा इसी को पानी में डालेंगे ना तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्यूशन कैसा होगा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, यानी कि एल्कलिनिटी नहीं होगी। तो सल्फेट की वजह से भी एल्कलिनिटी नहीं होती है, केवल हार्डनेस होती है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है। तो ये लॉजिक रहता है इनके पीछे, ये लॉजिक रहता है इनके पीछे कि क्यों टोटल हार्डनेस अगर एल्कलिनिटी से ज्यादा है इसका मतलब उसमें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट है। ठीक है। और वो जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है जैसे क्लोराइड सल्फेट, उनकी वजह से एल्कलिनिटी नहीं है, तो एल्कलिनिटी क्या रह जा रही है, कम रह जा रही है और टोटल हार्डनेस बढ़ जा रही है। ठीक है। आदर्श कुमार यादव कह रहे हैं सर बस करो। बेटा मुझसे तो बस करवा लो, मैं तो सवाल बना कर आगे निकल जाता। ठीक है। लेकिन ये चीजें वास्तव में ऐसी हैं जो बिना समझाए आपको आसानी से मिलेंगी नहीं। तो ज्ञान मिल रहा है तो बटोर लो। एंड बिलीव मी, मतलब मैं जनरली ये बात बोलता नहीं हूं, लेकिन मैंने भी किताबों से या कोचिंग के नोट्स वगैरह से पढ़ा है, मुझे आज तक कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं मिला। मुझे केवल उतना ही मिला जितना आप जानते हो। ये तो मेरे को थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पहले से आती है तो उस वजह से मैंने सीख लिया, तो मैंने कहा चलो आपको ही बता दूं। ठीक है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमनली यूज इंडिकेटर फॉर मेजरिंग आयरन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर, इसको आप एलिमिनेशन से कर सकते हो। ठीक है। एडिक्रोम ब्लैक टी EBT किसके लिए होता था, हार्डनेस के लिए होता था क्या। फिनोफ्थेलिन मिथाइल ऑरेंज किसके लिए होता था, एल्कलिनिटी के लिए। ठीक है। बचा क्या 1,10 फिनेंथ्रोलिन, यही आंसर होगा आपका, यही आंसर होगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल, EDTA and एडिक्रोम ब्लैक टी, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक। The pH value of water for public supplies is limited from, तो pH कहां से कहां तक 6.5 से 8.5। ठीक है। 6.5 से कम नहीं, 8.5 से ज्यादा नहीं। तो आंसर इज सी। अगला सवाल,
Two samples of water A and B have pH values of 4.4 and 6.4 respectively. How many times more acidic sample A is than sample B? सवाल ही गलत बनाया नालायकों ने, सवाल ही गलत बना रखा है। कम से एक ऑप्शन 6.4 अपॉन 4.4 दिया होता तो मजा आता। कम से एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए था, है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है चलो ये बता दें, नहीं बताऊंगा, अनुज कुमार यादव नहीं बताऊंगा। अब ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ाने से क्या फायदा यार, तुम केमिस्ट्री सीख जाओगे फिर क्या फायदा, सिविल इंजीनियरिंग की जगह तुम केमिकल में चले जाओगे। अब कहना सर ये बता दो प्लीज। देखो टू सैंपल्स ऑफ वाटर ए एंड बी है पीएच वैल्यू, तो पहले की पीएच कितनी है 4.4 और दूसरे की पीएच कितनी है 6.4। पहले तो ये बताओ इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, विच वन इज मोर एसिडिक। तो याद रखिएगा ये वाला ज्यादा एसिडिक होता है, जितना पीएच कम उतना ज्यादा एसिडिक। गेट में आया होता तो ये वाला ऑप्शन भी होता। हाँ ठीक है, तो पीएच जितनी कम होती है उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो ध्यान दीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ये रहेगा 10⁻⁻⁴ माइनस 4.4 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 2 ये हो रहेगा 10⁻⁻⁴ यही होता है ना बेटा। पीएच बराबर क्या होता है निगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाता है 10⁻⁻ का पीएच, 10⁻⁻ का पीएच, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो गया। तो ये क्या रहेगा 10 की पावर 6.4 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा माइनस 4.4, बचेगा कितना 10 की पावर 2 यानी कि 100 टाइम्स, यानी कि 100 टाइम्स। शॉर्टकट आगे से कभी भी ऐसा हो तो इन दोनों नंबर के डिफरेंस को 10 की पावर में चढ़ा दो, आगे हो तो वो सब कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर का डिफरेंस लो और 10 की पावर में पहुंचा दो। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 2, 10 की पावर 2 सीधे 100, बिना पेन चलाए हो जाएगा, बिना पेन चलाए हो जाएगा। ठीक है, तो आगे से शॉर्टकट हो जाएगा आपका ये। हो गया क्लियर कि नहीं हुआ, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल। जोग्राची कोई सुन लो, अरे भैया बता तो रखा आपको इतनी बार नंबर 7409970758। आज मुझे एक बच्चे पे पहली बार बड़ा गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। कभी मैंने बोला होगा किसी लेक्चर में कि मैं नोट्स हिंदी में हैं आरसीसी के, किसी को चाहिए होंगे दे दूंगा। अब मेरा एक नंबर है टेलीग्राम का, मैं कभी यूज नहीं करता, बहुत रेयरली यूज करता हूं। उन भाई साहब ने वहां मुझे मैसेज कर रखा है 3-4 दिन पहले। ठीक है 3-4, एक्चुअली वो नंबर इस टैब में ही है, मतलब ये जो मैं जिस टैब से आपको पढ़ाता हूँ तो टैब में जो टेलीग्राम चल रहा है, तो अब ये टैब क्या होती है केवल लेक्चर लेते समय खुलती है, बाकी टैब बंद होकर बैग में चली जाती है। तो उन्होंने इस नंबर पर मुझे मैसेज कर रखा है कि आरसीसी के नोट सेंड कर दीजिए। अब 2-3 दिन हो गए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, तो आज उन भाई साहब का मैसेज करके आया है, अरे तुम इंसान ही हो, भगवान थोड़ी ना हो जो रिप्लाई नहीं कर रहे हो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो। मैंने कहा भाई ये क्या तरीका है, मतलब एक तो हेल्प मांग रहे हो उसमें भी डंडा दिखा के, चिल्ला चिल्ला के डेली हर क्लास में नंबर देता हूँ कि भाई ये नंबर है इस पर व्हाट्सएप कर लो, तो जो राइट नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप नहीं कर रहे, गलत नंबर पर भेज रहे हो फिर उस पर मेरे को और बोल रहे तुम करके, मतलब अजीब तरीके से कि तुम इंसान ही हो, भगवान थोड़ी ना हो जो रिप्लाई नहीं कर रहे। और केवल एक बार उसने मैसेज किया था, एक बार उसने मैसेज किया, ये भी नहीं कि 2-3 बार कर दिया होता, वो भी गलत नंबर पर। क्या हो गया ऐसे बच्चों का। और गुस्सा तो बहुत आया मुझे। चलिए क्वांटिटी ऑफ 100 mg पर लीटर है कम से कम। और फिर ये भी समझे कि दिन में 4-4 5-5 क्लासेस हो रही हैं, ठीक है नहीं भी मिल पाएगा कभी कभी टाइम रिप्लाई करने का। A quantity of 100 mg per liter is equivalent to, जाने दिया क्या कर सकते हैं।
चलिए, नाम नहीं बताऊंगा, छोड़ो, क्या करना है। ठीक है, चलिए, आ क्वांटिटी ऑफ 100 mg पर लीटर इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, आंसर बताइए, आंसर। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया होगा सर उसका। ऐसी हरकतें करेगा तो ब्रेकअप हो ही जाएगा, क्यों दीपक? अगर ऐसी हरकतें करेगा तो ब्रेकअप हो ही जाएगा, फिर कहाँ बचेगा? ठीक है, चलो। चलिए, सवाल करते हैं, सवाल। ठीक है, 100 mg पर लीटर इज इक्विवेलेंट टू, देखो पार्ट पर मिलियन, पीपीएम क्या होता है? पीपीएम, पीपीएम होता है पार्ट पर मिलियन। तो देखो बेटा, जैसे परसेंट होता है ना, परसेंट को हम लोग क्या लिखते हैं? परसेंट। परसेंट का मतलब होता है 100 में से, 100 में से। तो जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए आपके 50 में से 20 नंबर आए, ज्यादा कम हो जाएंगे तुम्हारे नंबर, 50 में से 20, चलो 40 कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। तुम्हारे 50 में से 40 नंबर आए, तो कितने परसेंट आए? तो हम कहते हैं कि 50 में से 40 आए, तो एक में कितने आएंगे? 40/50 आएंगे, तो 100 में कितने आएंगे? 100 में कितना आएंगे? 40/50, 40/50 गुना 100, यानी कि 80%। तो ये मतलब होता है परसेंट का। उसी तरीके से पार्ट पर मिलियन, पीपीएम का मतलब होता है 10⁶ में कितना। तो हमने कहा एक्स में कितना मिल रहा है? वाई, तो 1 में कितना मिलेगा? y/x। तो 10⁶ में कितना मिलेगा? y/x इंटू 10⁶, y/x इंटू 10⁶x, ठीक है, y/x इंटू 10⁶, ये हो गया पीपीएम, पीपीएम की डेफिनेशन। अब ध्यान दो, हमारे पास क्या है? mg पर लीटर। तो अगर इसको पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁶ से। तो ध्यान दीजिए, mg, या अभी मत कीजिए 10⁶, ऐसे रहने दीजिएगा, mg पर लीटर। तो बेटा mg तो mg ही रहेगा। 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं? 1 लीटर में होते हैं 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में कितने mg? 1000 mg। तो बेसिकली ये जो mg है वो कितने में है? वो 10⁶ में ही तो है ऑलरेडी। क्या है ये? 10⁶ में। तो जो ये mg पर लीटर होता है, ये हमारे पास ऑलरेडी क्या होता है? पीपीएम होता है। तो 1 mg पर लीटर इज 1 ppm, 1 mg पर लीटर इज 1 ppm। तो 100 mg पर लीटर क्या होगा? 100 ppm होगा। ठीक है, क्या होगा? 100। तुमने दिलीप को पकड़ लिया। ठीक है, तो 1 mg पर लीटर ही क्या होता है आपके पास? 1 ppm होता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टर्बिडीमीटर्स वर्क्स ऑन द स्कैटरिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखो जो नेफेलोमीटर होते हैं आपके पास, वो आपके पास किस पर होते हैं? स्कैटरिंग पर। और जो जैक्सन टर्बिडीमीटर था वो किस पर था? एब्जॉर्प्शन पर था। और ये जो एफटीयू होता है ना, फॉर्माजिन कभी कभी यूज कर लेते हैं, तो एनटीयू की जगह एफटीयू हो जाता है। तो बेसिकली ये भी होता उस पर ही है, लेकिन फॉर्माजिन एक पॉलीमर होता है, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, अदरवाइज आंसर इज एनटीयू।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मयंक रेगुलर रहना है क्लास में वाला, रेगुलर ये नहीं चलेगा, एक दिन आओगे एक दिन गायब हो जाओगे, डेली आओ क्लास में, स्पेशली ये वाली क्लास डेली करनी है पहले की तरह हंसते हुए। हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक दो फेलियर जो है वो हमें हिला के ना रख दें कि हम अपना नेचर ही भूल जाएं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब चलता रहता है। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर ई कोलाई इज परफॉर्म्ड बिकॉज they are pathogenic causing intestinal disease, their presence indicates viral contamination of water। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, दे आर यूज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोबेबल प्रेजेंस। देखो अगर ई कोलाई है तो पैथोजन 100% होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए ई कोलाई, नहीं आपको नहीं बोल रहे मयंक चौधरी, ये हमारे दूसरे बालक हैं मयंक, ठीक है, मयंक सिंह। ई कोलाई, मान लीजिए अगर ई कोलाई की जो एज है, उम्र है वो 10 डेज है, और जो पैथोजन की उम्र है वो है 8 डेज, 8 दिन। तो अगर ई कोलाई खत्म है, अगर ई कोलाई खत्म हो गया नहीं है तो पक्का पैथोजन तो पहले मर चुका होगा, क्योंकि जिसकी उम्र 10 दिन है जब वो खत्म हो गया तो 8 दिन वाली तो पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर हम 9th डे की बात करें, 90 दिन की बात, तो 9th डे में ई कोलाई तो होगा बट पैथोजन नहीं होगा। लेकिन अगर हम 7वें दिन की बात करें तो ये दोनों होंगे। इसने प्रोबेबल बोला है, इसने क्या बोला है? प्रोबेबल। दे आर यूज्ड एज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोबेबल प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल, activated carbon is used for disinfection, removing hardness, removing odors, removing of corrosiveness। ठीक है, तो रिमूविंग ऑर्डर, क्योंकि ये क्या कर लेता है, जो टेस्ट एंड ऑर्डर कॉजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एड्सॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एड्सॉर्ब कर लेता है, अधिशोषण। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कीजिए। प्रेजेंस ऑफ लेड इन वाटर मेक्स इट, इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि ये पानी को टॉक्सिक बनाता है। ठीक है, टॉक्सिक बनाता है। अगला सवाल, अगला सवाल। वैभव जी, हाँ आज एनवायरमेंट ही होगा, कल भी एनवायरमेंट ही होगा। पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंटर वेस्ट वाटर प्राइमरीली फ्रॉम। ठीक है, वेस्ट वाटर में पैथोजन कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? क्या देखिएगा, पैथोजन मेनली कहां से आते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट से। ठीक है, मेनली डोमेस्टिक से। अभी ओके हो गया क्या?
अभी ठीक है? अब तो नहीं हो रही बफरिंग? When 50 ml of water is diluted and is made 250 ml till it loses taste or odor, then the threshold number is equal to, तो थ्रेशोल्ड नंबर ये क्या होता था, a प्लस बी अपॉन ए, तो था कितना 50 और 200 और मिला क्या, टोटल कितना कर दिया 250, तो आंसर कितना हो जाएगा 5, आंसर कितना हो जाएगा 5। अगला सवाल, क्लास आपकी कम से कम 9:45 तक तो चलेगी। pH वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। तो जो सबसे देखो ये तो बेसिक है, ये न्यूट्रल हो गया, 5 और 1 में ए वाला आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। ए वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। पीएच जितनी कम एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर। ये देखिए भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कंसिडर्ड एज वाटर वॉर, टाइफाइड, जॉइंडिस, डिजेंट्री, मलेरिया। तो सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ठीक है। तो आंसर इज मलेरिया। मलेरिया क्योंकि क्या होता है, अच्छा मलेरिया आ सकता है क्या वाटर बॉर्न डिसीज। तो मलेरिया होता तो पानी की वजह से ही है, लेकिन डायरेक्टली पानी की वजह से नहीं होता। वाटर बॉर्न डिसीज का मतलब है जो पीने के पानी से हो रहा है, पीने के पानी से, ठीक है। तो ये पीने के पानी की वजह से नहीं है, पानी पे मच्छर हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से। द आंसर शुड बी मलेरिया। अगला सवाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, तो कोलिफॉर्म ग्रुप हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि इससे क्या मिलेगा, पैथोजेंस मालूम चलेगा, पैथोजेंस, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, if the electrical conductivity of water is in the range of 250 to 750 micromu per centimeter, then it's classified as। तो आपको मालूम है वाटर के अंदर जो आयंस होते हैं, जैसे पानी के अंदर अगर आप NaCl डाल दो, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो इसकी वजह से क्या आएगा Na प्लस प्लस क्लोराइड। तो इनकी वजह से क्या होता है, आयनिक कंडक्टिविटी होती है, जिसकी यूनिट होती है माइक्रोम्यू, एक्चुअली ओम का उल्टा। ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की, तो इसका उल्टा म्यू किसकी यूनिट होती है, कंडक्टिविटी की, ठीक है। तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ में बहुत कम वैल्यू, तो 250 से 750। तो अगेन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेबल मालूम होनी चाहिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। नॉन सेलाइन वाटर अगर 70 माइक्रोम्यू पर सेंटीमीटर से कम है तो नॉन सेलाइन, 70 से 200 है तो स्लाइटली, 200 से 1000 है तो मॉडरेटली, 1000 से 2500 है तो हाईली, 2500 से 4500 है तो वेरी सेलाइन, और 4500 तो ब्राइन। ब्राइन मतलब पानी का बिल्कुल, सॉरी नमक का पानी, जिसमें नमक घोल रखा है आपने बहुत ज्यादा, ब्राइन सोल्यूशन। सॉल्ट वाटर का ही नाम जो होता है वो ब्राइन सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 250 से 750 है, तो 250 से 750,
तो बेसिकली मॉडरेटली सलाइन में आ जाएगा ये, है ना, मॉडरेटली सलाइन में आ जाएगा, ठीक है। और इरिगेशन में आप पढ़ते भी हैं एससीआर, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो। कुछ जगह पर क्या होता है ना, अगर कोई पेड़ काटना है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है वन विभाग से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो कोई हरा भरा पेड़ है तो उसे काटने की परमिशन नहीं मिलती, लोग क्या करते हैं चालाकी से उसकी जड़ में थोड़ा थोड़ा नमक डालते रहते हैं, ठीक है, तो वो सेलाइन वाटर बन जाता है, तो धीरे धीरे पेड़ जब वो सूख जाता है, फिर वो सूख जाता है तो उसकी परमिशन मिल जाती है, फिर काट लेते हैं, तो ऐसा भी करते हैं लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the permissible limit of biochemical oxygen demand in water to be supplied in houses should be, हाँ जी, बीओडी कितना होना चाहिए, बीओडी होना चाहिए 0, 0, ठीक है, पीने के पानी में किसी तरीके का पॉल्यूशन जो है वो नहीं चलेगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केलिनिटी को आप किससे मेजर करते हैं, तो 0.02 नॉर्मल H2SO4, ठीक है, तो H2SO4 के साथ टाइटेशन करवाकर, हार्डनेस को किसके साथ कर रहे थे हम लोग, EDTA के साथ, EDTA। क्लोराइड को किससे करते हैं आप लोग, तो सिल्वर नाइट्रेट K2CrO4 के साथ में सिल्वर, याद रखिए बताया था K2CrO4 नॉट K2Cr2O7, K2CrO4 इंडिकेटर होता था सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को किसके साथ करेंगे, हाइपो सोल्यूशन के साथ, हाइपो, विंकलर्स मेथड, हाइपो सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3 4 1 2, 3 4 1 2, आंसर इज बी, आंसर इज बी, ठीक है। अगला सवाल, अच्छा केवल हार्डनेस से मालूम चला था तो ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। If total hardness of water is less than its total alkalinity, the non-carbonate hardness will be, if total hardness of water is less than its total alkalinity, टोटल हार्डनेस अगर एल्केलिनिटी से कम है इसका मतलब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस विल बी 0, और कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर हो जाएगी, टोटल एल्केलिनिटी के बराबर। अगला सवाल, dissolved oxygen content of a water sample can be measured in laboratory by, ठीक है, तो अभी बताया था आपको क्या, विंकलर मेथड, अभी बताया था विंकलर मेथड। मयंक सिंह ये पर्पल मून कहां से उठा लाए। अगला सवाल, द परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन, आर्सेनिक, आर्सेनिक कितना होगा भैया, तो पॉइजनस होता है आर्सेनिक, आर्सेनिक कहाँ गया, आर्सेनिक हाँ ये रहा, 0.01 कॉस्ट फॉर रिजेक्शन 0.05, तो 0.01 ppm, कॉस्ट फॉर रिजेक्शन 0.05, ठीक है, तो आंसर इज डी 0.01। अगला सवाल,
मैक्सिमम परमिसिबल कॉन्टामिनेशन ड्यू टू मर्करी इन ड्रिंकिंग वाटर, मर्करी। ठीक है, तो जो मरकरी होता है भैया, अब देखिए 0.001 होता है वैसे, 10⁻⁻3। अब एक ही ऑप्शन जो सबसे सही है वो सी है, तो आप सी पर ही टिक करेंगे। वैसे वैल्यू होती है 0.001। कितनी वैल्यू है वैसे? 0.001 mg/लीटर। ठीक है, बट आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो सी को टिक करेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल, कैल्शियम 2 + 40 mg/लीटर, मैग्नीशियम 2 + 12 mg/लीटर, व्हाट इज टोटल हार्डनेस? तो W/50 बराबर बताया था 40/20 + 12/12, तो 2 और 1 3, और ये कितना रहेगा 150। आंसर इज 150 mg/लीटर। आंसर इज 150 mg/लीटर। अरे हर्ष भैया, औरों का भी आंसर देखने दो, सारा आंसर आप ही दोगे। अगला सवाल, इन अ वाटर सप्लाई स्कीम फॉर व्हाट पर्पस एरेशन इज कैरिड आउट? एरेशन, वातन बोलते हैं हिंदी में, वायु के साथ, एयर के साथ क्लोज कांटेक्ट में लाया जाता है पानी को। ठीक है, एरेशन किस लिए होता है? टू रिमूव टेस्ट एंड ऑर्डर, फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ कोलाइडल मैटर, किलिंग पैथोजेनिक, फॉर कोएगुलेशन। आंसर क्या? टू रिमूव टेस्ट एंड ऑर्डर। ठीक है, आंसर इज ए, ऑक्सीजन के क्लोज कांटेक्ट में वाटर आ जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल, द वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बहुत बार पूछा गया है गेट तक में, ये सिंपल सीक्वेंस पे सवाल पूछ लेता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले कोएगुलेशन करेंगे, कोएगुलेशन के बाद में फ्लोक्युलेशन होगा, उसके बाद सेडिमेंटेशन होगा, फिर फिल्टरेशन होगा, और फिर क्या होगा? क्लोरीनेशन होगा। तो 45312, 45312, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 45312। केवल पहचानना है, केवल पहचानना है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, श्याम दास जी आपने शायद थोड़ा गलत दे दिया सवाल। Which of the following processes are necessary for removing suspended solids? Next question. Which of the following processes are necessary for removing suspended solids from water? ठीक है, अब देखिए मैं इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि काफी बच्चे इसका आंसर डी देंगे। एक बार बताओ, यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? नेसेसरी। क्या हमेशा सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन करते हैं? क्या सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन हमेशा किया जाता है? नो, नॉट ऑलवेज। तो सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन हमेशा नहीं होता है, तो आंसर होगा सेडिमेंटेशन। आंसर इज सेडिमेंट। नेसेसरी पूछा है इसलिए आंसर इज सेडिमेंटेशन, नॉट ऑल। ठीक है, नॉट ऑल। बात समझ में आ गई? अगर ये नेसेसरी वर्ड नहीं होता तो आप ऑल ऑफ दिस पर लगा सकते थे। ठीक है, तो लगा सकते थे। अगला सवाल, अगला सवाल सॉरी,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज इकोनॉमिकली इफेक्टिव इनटू कंट्रोल ऑफ गुइना वॉर्म डिसीज? तो फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। हाँ बिल्कुल, पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगला सवाल, अगला सवाल, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव आयरन फ्रॉम पब्लिक वाटर सप्लाई इज यूजली डन बाय? ठीक है, इसका आंसर होता है ए, आपको बताया गया है। इससे क्या होता है, आयरन और मैग्नीशियम दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और आपको ये भी बताया था कि इससे लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि पानी की पीएच बढ़ जाती है, पानी थोड़ा सा क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है एरेशन से। ठीक है, तो थ्योरी में बताया था आपको। अगला सवाल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विद व्हाट सब्सटेंस वुड वाटर टू बी ट्रीटेड टू रिमूव एल्गाई? एल्गाई को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? या जब पानी के अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती हो, तो या तो वहां पर प्री क्लोरिनेशन करते हैं या फिर कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉपर सल्फेट। व्हाट इज ग्रीन सेंट? ग्रीन सेंट क्या होता है? आप लोग कुछ बातें भी कर रहे थे कमेंट सेक्शन में, इसको ज्यूलाइट को बोलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड ऑर्डर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय? हमेशा बोला है बेटा, अगर ये आंसर ए लग रहा हो तो बाकी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, नो डाउट एरेशन होता है, लेकिन जरा आगे भी तो पढ़ लो। ये भी तो बताया था आपको, एप्लीकेशन ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन, तो आंसर तो ये भी होगा। तो ए भी है और सी भी है, तीनों है, तीनों है, तो आंसर क्या होगा? एनी ऑफ दी अबव। कोएगुलेशन एक्चुअली क्या करता है? कोएगुलेशन, देखो, पानी के अंदर जो टेस्ट और ऑर्डर होता है ये जनरली सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से। तो कोएगुलेशन क्या कर देता है? कोएगुलेशन क्या कर देता है? पार्टिकल का साइज बढ़ा देता है, वो तली में बैठ जाता है, उस पानी को निथार लिया जाता है। जैसे गांव में कुएं वगैरह का पानी है, उसमें गंदलापन है, टर्बिडिटी है, तो कोएगुलेशन करवा थोड़ी फिटकरी डाल दो, सेटल डाउन हो जाएगा। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। मोहित श्रीवास्तव कहाँ गायब थे भैया? ठीक है, कोएगुलेशन से बेटा ऐसा होगा कि कोएगुलेशन एक तरीके से क्या करेगा? सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को बढ़ा देगा, तो जो ऑर्डर एंड टेस्ट कॉजिंग पार्टिकल्स है वो तली में बैठ जाएंगे। ठीक है, सेडिमेंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो हमेशा याद रखिए कि अगर ऑप्शन ए आपको दिख रहा है तो एक बार बाकी ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जानबूझकर एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि आप जल्दबाजी में केवल ए पर टिक करें और आगे बढ़ जाए। अगर ए आंसर है तो बाकी भी करना है। बस 8 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन और हैं, ये खत्म हो जाए। 4-5 क्वेश्चन और हैं। वैसे मेरी भी अगली क्लासेस के बाद तुरंत 10 बजे विजन बैच की क्लास भी है। सर रेगुलर रहता हूँ, कमेंट नहीं करता, बस देखता हूँ, तो उससे फायदा नहीं होगा बेटा। यहाँ पे कोशिश करनी है सबसे पहले आंसर करने की। इस बैच में आ रहे हो तो कॉम्पीट करो, इस बैच में आ रहे हो तो कॉम्पीट करो, खाली देखने से नहीं होगा। इस बैच में पार्टिसिपेट करना है, हो जाए गलत हो जाए, हो जाएगा तो ठीक है, पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अगला सवाल,
If the specific gravity of a suspended particle is increased from 2 to 3, the settling velocity will. ठीक है, तो देखिए सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास g माइनस 1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। तो केवल स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम मानकर चल रहे हैं। तो मानकर चलना पड़ेगा कि डायमीटर वगैरह सब कुछ सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि सेटलिंग वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g माइनस 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g माइनस 1। तो पहले अगर इस पे ठीक है, तो यानी कि आपके पास v2 अपॉन v1 क्या हो जाएगा, g2 माइनस 1 अपॉन g1 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। तो आंसर इज 2 टाइम्स, आंसर इज 2 टाइम्स। बिल्कुल सही कुमार आशीष। vs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g माइनस 1। सौरभ शर्मा तैयारी करोगे तो आएगा वो टाइम भी आएगा एक टाइम, क्यों क्यों वो कर रहे हो। अगला सवाल, अगला सवाल, alum as a coagulant is found to be most effective and pH range of water is। ठीक है, तो 6 to 8 pH की रेंज होती है। ओहो भैया बड़ा भयंकर आंधी आई है, बहुत भयंकर वाली, दोबारा से 6 to 8। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, चलिए ऐसा करते हैं, 2 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल हैं और इनमें टाइम लगेगा, केवल 2 क्वेश्चन रह गए, ये न्यूमेरिकल वाले, इनको कल करते हैं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगली क्लास का भी टाइम हो चुका है, इन 2 क्वेश्चन रह गए हैं, 2 क्वेश्चन दोनों कैलकुलेशन वाले हैं, कल शुरू में इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लिए यही रोकते हैं, आज के लिए यही रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि समय लग जाएगा उनको करने में। ठीक, चलिए, थैंक यू ऑल, गुड नाइट। क्योंकि अभी 10 बजे दूसरी क्लास भी लेनी है। विजन में सोम स्टार्ट होने में भी अभी लगेगा 1 आध हफ्ता और, अभी मैकेनिक्स चल रहा है। ठीक है, बाकी मैं कहूंगा भैया इस क्लास को सब लोग बहुत ही मतलब सिंसेरिटी के साथ इस क्लास को आप लोग जो है वो कंटिन्यू कीजिए और इस क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए। जितना आप इस क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे आपको उतना ही फायदा मिलेगा। इट इज लाइक कि डेली टेस्ट देना, जैसे जितना आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे, जितना जल्दी आंसर करने की कोशिश करोगे, रियल एग्जाम में आपको उतना फायदा होगा। ये एक तरीके से इसको ऐसे लीजिए कि डेली आप टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।